दोस्तों, आज मैं आपको स्वरों के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दूंगी कि जो स्वर है उनके अलग अलग तरीके से जो वर्गीकरण किए गए हैं उसके विषय में आपको बताऊंगी मैं आज। ठीक है ना। तो देखिए, स्वर एक तो सर्वमान से क्या आशय है। स्वनिम अथवा सर्वनाम को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत इन ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले अंग प्रत्यंग ध्वनियों और उत्पत्ति की प्रक्रिया आदि को हम स्वनिम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर ध्वनियों का सबसे प्राचीन वर्गीकरण तो स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है। अच्छा, आगे स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। स्वरों का वर्गीकरण के आधार बताइए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों के वर्गीकरण के 8 आधार बताए। एक तो जीभ के भाग, फिर ओष्ठों की स्थिति, जीभ का व्यवहार स्वरूप, मात्रा और कौए की स्थिति। ठीक है ना। जीभ की चल अथवा अचल तथा अचल स्थिति और मुंह की मांसपेशियों की स्थिति, स्वर तंत्रिका की स्थिति, स्वर तंत्रिका की स्थिति। अब देखिए, फास्ट से चलते हैं। जीभ के भाग, स्वरों के उच्चारण के अग्र, मध्य तथा पश्च भाग बहुत उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार हिंदी के स्वरों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। अग्र स्वर इ, ए, आई, मध्य स्वर अ, आ, पश्च स्वर उ, ओ, औ। जीभ व्यवहार स्वरूप, जीभ के 3 भागों के 4 रूप हैं। उन्हीं के आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। समृद्ध, जब जीभा बहुत ऊपर उठती है तो मुख विवर का मार्ग संकरा हो जाता है। इस स्थिति को समृद्ध कहते हैं। जैसे इ, उ, ऊ। ठीक है, इ, उ, ऊ। विव्रत, जब जीभ नीचे की ओर ही रहती है तो मुख विवर पूरा खुला रहता है। इस स्थिति को विव्रत कहते हैं। इस प्रकार का स्वर है आ। असमृद्ध, जब मुख विवर कुछ कम खुलता है अर्थात जब जीभ थोड़ी ही ऊपर उठती है, अर्थात मुख विवर आधी के लगभग बंद रहती है, ऐसी स्थिति को अर्धसमृद्ध कहा जाता है। इस स्थिति में बोले जाने वाले स्वर ए, ओ हैं। अर्धविवृत, अर्धविवृत से तात्पर्य है अध खुला। इसमें मुख विवर आधा खुला रहता है। तो ये कौन कौन से हैं? उ, आई, ओ तथा औ आदि प्रकार के स्वर हैं। ओष्ठों की स्थिति के अनुरूप अब हम विभाजन पढ़ेंगे। एक तो होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृतमुखी स्वर। वृत्तमुखी वो होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों को वृत्ताकार रूप देना है, जैसे उ, ऊ, ओ, औ तथा औ आदि इसी प्रकार के स्वर हैं। अवृत्तमुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों को वृत्ताकार रूप नहीं देना है। अ, आ, ए, ऐ आदि इसी प्रकार के स्वर हैं। मात्रा, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। इसके 2 भेद माने गए हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और हर्ष स्वर अ, ई, उ। हर्ष स्वर के लिए मात्रा का संकेत एक खड़ी पाई तथा दीर्घ स्वर के लिए संकेत 0 माने जाते हैं। कौए की स्थिति को अनुनासिकता या कोमल तालु की स्थिति के नाम से भी पुकारा जा सकता है। अनुनासिकता को अंग्रेजी में नसलाइजेशन कहते हैं। इसके 2 भेद माने जाते हैं, एक तो मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो मौखिक स्वर, उच्चारण के समय कौआ जब ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर देता है तो सारी हवा मुख से निकलती है, तब इस स्थिति में उच्चरित स्वर मौखिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई। ठीक है। अनुनासिक स्वर, उच्चारण के समय जब कौआ बीच में ही लटकता रहता है तब उच्चारण करते समय वायु का कुछ भाग नाक से भी निकलता है। ऐसी स्थिति में उच्चरित स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनके 2 भेद हैं, पूर्ण अनुनासिक आ, गा, उ, ऐ आदि। ठीक है, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, आ, गा, उ, ए के ऊपर, तब पूर्ण अनुनासिक। अल्प अनुनासिक राम, काम आदि में अ। ठीक है। अब देखिए, जीभ की चल तथा अचल स्थिति। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद बताए गए हैं। एक तो होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ स्थिर अर्थात एक ही स्थिति में रहती है वे मूल स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अ, आ, ए, ओ आदि स्वर मूल स्वर की कोटि में आते हैं। संयुक्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्वर स्थिति से दूसरे स्वर स्थिति में प्रवेश कर जाती है वे संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। मुंह की मांसपेशियों की स्थिति, मुंह की मांसपेशियों में स्वरों के उच्चारण के समय जो दृढ़ता और शिथिलता पाई जाती है उसके अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, शिथिल और दृढ़। तो शिथिल होते हैं अ, इ, उ और दृढ़ स्वर ई, उ। ठीक है। अच्छा, स्वर तंत्रिका की स्थिति। स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, घोष स्वर और अघोष स्वर। उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों की एक दूसरे से अति समीपता से गूंज सी उत्पन्न होती है, ऐसे स्वर घोष स्वर कहे जाते हैं। सभी भाषाओं में ऐसे स्वर घोष स्वर की कोटि में आते हैं। अघोष स्वर,
उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों के आपस में अति समीप न होने के कारण हवा जब स्वर तंत्रियों के किनारों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो उस समय उच्चरित स्वर अघोष स्वर, जपित स्वर फुसफुसाहट वाला स्वर कहलाता है। अघोष स्वरों के नीचे छोटा वृत्त चिन्ह लगाकर इसकी इस स्थिति को सूचित किया जाता है। व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार बताइए। ठीक है, अब हम आ गए व्यंजनों पे। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इनके वर्गीकरण के 7 आधार निश्चित किए हैं। क्या क्या है? प्रयत्न, स्थान, स्वर तंत्री, उच्चारण, स्थिति और प्राण तत्व, ह्रस्वता, दीर्घता, संयुक्त, असंयुक्तता। तो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण है 8 प्रकार का। देखिए, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, उच्छिप्त, कंपन जात और संघर्ष विहीन प्रवाह। तो स्पर्श व्यंजन है क वर्ग और च वर्ग आदि, क ख ग घ, ठीक है, पूरा वर्ग, और च छ ज झ य वाला। संघर्षी श श स ह। स्पर्शी व्यंजन च छ ज झ। नासिकीय अण न म। पार्श्विक ल र। उच्छिप्त ड ढ। कंपन जात र और संघर्षहीन प्रवाह य व। स्थान के आधार पर वर्गीकरण ये 10 प्रकार का है। स्वर यंत्रमुखी, उपाली जीवीय, अफ्रीकी भाषा में प्राप्त, अली जीवीय, कोमल तालव्य, मूर्धन्य, कठोर तालव्य, वर्ष्य, दंत्य, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ्य, औष्ठ्य और या द्वयोष्ठ्य, द्वयोष्ठ्य। तो स्वर अब पहले से हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्वर यंत्रमुखी, उपाली जीवी यानी अफ्रीकी भाषा में प्राप्त, उपाली जीवी अफ्रीकी भाषा में प्राप्त, अली जीवीय कौए, कोमल तालव्य क वर्ग के वर्ण, मूर्धन्य ट वर्ग के वर्ण, कठोर तालव्य य श, वर्ष्य न ल र, स ज आदि, दंत्य त ध द। इनको आप दांतों के बिना बोल ही नहीं सकते, त ध न। दंतोष्ठ व, दांत भी यूज हो रहे, होठ भी, फ व और फ, दंतोष्ठ। ओष्ठ या द्योष्ठ, प, देखिए होठों का यूज हो रहा है दोनों, फ ब भ म, दोनों होठों का यूज हो रहा है। स्वर तंत्री के आधार पर वर्गीकरण घोष और अघोष। तो घोष कौन से? ग घ ण ज झ, झूला वाला। अघोष क ख चो छ आदि। प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से? क ग ट न ज आदि। महाप्राण ख घ झ छ आदि। उच्चारण शक्ति के आधार पर वर्गीकरण, सशक्त स ट आदि, अशक्त र ल आदि, मध्यम च श आदि। हर्षता दीर्घता के आधार पर वर्गीकरण, हर्ष व्यंजन क च ट प आदि, दीर्घ व्यंजन ट थ आदि। प्रमुख ध्वनि नियम बताइए तथा ग्रीम नियम समझाइए। ग्रीम नियम, ग्रासमान का प्रमुख ध्वनि नियम इस प्रकार है। ग्रीम नियम, ग्रासमान का नियम, बर्नर का नियम, मिथ्या सादृश्य का नियम, तालव्य भाव का नियम। ग्रीम नियम भारोपी परिवार की भाषा ध्वनियों से संबंधित एक ध्वनि नियम सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो ग्रीम नियम के नाम से उल्लेखनीय है। इस नियम का निर्माण जर्मनी के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी जेकब ग्रीम सन 1885 से 1863 ईस्वी ने किया था। ग्रीम ने सन 1819 ईस्वी में एक जर्मन भाषा का व्याकरण लिखा था। उससे पहले किसी भी ध्वनि नियम का संकेत न था, किंतु डेनमार्क के विद्वान रेसमरस रास्क सन 1788 से 1863 ईस्वी ने सर्वप्रथम अपने एक ग्रंथ में एक ध्वनि नियम की ओर संकेत किया। परिस्थितिवश वे तो कुछ कार्य न कर सके, किंतु ग्रीम महोदय ने रास के उसी संकेत को आधार मानकर अपने जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में उस ध्वनि नियम को प्रकाशित किया और वही नियम फिर ग्रीम नियम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये सब वीडियोस मेरी अच्छी लग रही होंगी तो कृपया करके इनको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।